अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर 1967 को 53 बरस पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में लाया गया और उस वक्त जो सबसे अवलीन नारा था रोटी कपड़ा और मकान। सवाल ये है कि 53 साल बाद क्या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका। लेकिन इसके साथ साथ जो जमहूरियत की बहस है, इसको मुल्क में बावर करवाने और परवान चढ़ाने में पीपल्स पार्टी का क्या रोल रहा है, क़यादत की क्या कुर्बानियाँ रही हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। और इसी तनासुब में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज का जो जलसा था वो भी पीपल्स पार्टी के ही नाम था, मुल्तान का। और इसी से मुतालिक बात करते हैं। जो रहनुमा हैं उन्होंने ख़िताब भी किया। मरियम नवाज़ साहिबा ने आसिफ़ा भुट्टो साहिबा की एक तरह से रूनुमाई पंजाब में बिलखुसूस कही जा रही है। इन सारे मामलात पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अंदलीब साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, पहले तो बहुत सी रुकावटें थीं, कोरोना को लेकर भी खासी हुकूमत तंबीह करती रही, मीडिया भी बताता रहा, लेकिन PDM के कारकुन जो है वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए आए और जो घंटाघर चौक है उसी को जलसागाह बना लिया। जो लग रहा है ये कामयाब जलसा था। इस जलसे की कामयाबी का सेहरा किसके सर जाता है? मेरे ख्याल से इसका सेहरा जो है वो ज़ाहिर है कि जिन्होंने जलसा किया पहले तो उनके पास जाता है, लेकिन उससे भी बढ़ के इसका सेहरा ख़ुद PTI के नाम जाता है। PTI या पंजाब हुकूमत के नाम बिलखुसूस? PTI ले लें, पंजाब हुकूमत ले लें, या पंजाब में PTI की, वो इस तरह कि इन्होंने 100 जूते भी खाए हैं, 100 गंडे भी खाए हैं। भाई पहले आप यानी कि ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया कि हमने नहीं होने देना जलसा, ये नहीं होगा और किसी सूरत नहीं होगा। और ये शहबाज गुल वगैरह जो है शहबाज गिल ये इसी चक्कर में लगा रहे कि जी जलसा नहीं होगा। फिर बाद खराबी बसियार इन्होंने राजा बदल दिया और अभी नई नई खबर आना शुरू हो गई। शहबाज गिल साहब भी कहना शुरू हो गए, आजी साहब भी जलसे की इजाज़त दे दी गई है। और भाई अगर पहले आपको सोचा होता कि जलसा होने देना है नहीं, एक दफ़ा सोच समझ के फैसला करके फिर उस बारे में ले तो लाल करने से ये पता लगता है कि या तो PTI जो है ये इस जलसे के बारे में बहुत नर्वस थी जी, ठीक है, और उनको कुछ खौफ था। क्या था ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी तरफ यह है कि PTI की हुकूमत का फैसला तो यही था कि जलसा ना करने दें, लेकिन जो उससे भी मावरा होते हैं उन्होंने ये मशवरा दिया कि खून खराबे की बजाय ये जलसा होने दें, ये कुछ नहीं होगा। हमने एश्योरेंस ले लिया सबसे और फिर वो ऐसे ही हुआ कि जलसा हुआ भी और मुकाम शुक्र है कि कोई ऐसा ना कुछ ये चेंज ऑफ हार्ट से मुतालिक खबर दे रहे हैं निज़ामी साहब कि ये PTI से आगे की बात है। आप चेंज ऑफ हार्ट को खबर समझ लें या एक हकीकत समझ लें, लेकिन देखें ना भैया आप लगे हुए हैं नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं करने देंगे वगैरह 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 गालम गलोच। फिर आखिर में जाग की तरह बैठ जाते हैं और इलेक्शन दे देते हैं, ठीक इजाज़त देते। इससे तो बेहतर ये था कि आप ना इजाज़त देते। ठीक बाइट द बुलेट। ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उधर से मौलाना भी तो निज़ामी साहब थ्रेट कर रहे थे, जो आप पे डंडा चलाएं आप भी उस पर डंडा चलाएं। अब्बासी साहब, ये निज़ामी साहब ने भी अभी बात की है, ये जो चेंज ऑफ हार्ट था, हुकूमत बाद में मोम हो गई, ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। निज़ामी साहब बहुत सीनियर भी हैं और एक अपनी ख़ास राय भी रखते हैं और उनका तजिया कि मैं वैल्यू करता हूँ। लेकिन मुझे इसका सच्ची बात है कि किसी चीज़ सा ना अंदाज़ा है ना मेरा ख्याल है किसी अगर बात हुई। ये बात ज़रूर है कि हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम कोई तोड़ फोड़ करेंगे या कोई ख़राबी करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन की बहुत बड़ी फतह हुई है। हुकूमत कहती थी कि जलसा किसी सूरत नहीं करने देंगे, हमने कहा हर सूरत जलसा करेंगे, तो कामयाबी बहरहाल आज अपोजिशन की हुई है। उन्होंने स्टेडियम बंद करके पूरे मुल्तान के अंदर लोगों को जमा कराया है। पूरे मुल्तान की यार गली में शायद लोग थे और घंटा घर में तो लोगों ने आपने स्क्रीनर ने लोगों को दिखाया। हुकूमत क्यों खौफज़दा है? हुकूमत को क्या, ये बार बार इमरान खान साहब कहा करते थे
कि अगर अपोजिशन के पास कोई प्लान है, अगर अपोजिशन बाहर निकलती है, मैं अपना कंटेनर इनको देने के तैयार हूं, ये मेहरबानी करें और आए। अब मेहरबानी करके हम कंटेनर ना दें, मेहरबानी करके आप फैसिलिटेट ना करें, लेकिन इस जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर आइन है, अपोजिशन को पूरा हक है। हम जलसा करना चाहते हैं, हमारे जलसे पहले से प्रोग्राम तय किया हुआ था। इस तरह अगर आप रखना डालेंगे तो इसके से न सिर्फ आपकी नेकनामी इसमें कुछ नहीं होगी, बल्कि बदनामी भी और नाकामी भी होगी। दोनों चीजें आज नजर आ गई हैं। पहले उनका ख्याल था कि शायद अपोजिशन के जलसों में लोग नहीं आएंगे, जब उन्होंने यहाँ गुजरांवाला का जलसा देखा, पेशावर का देखा, आज मुल्तान को आपने देख लिया। जिस तरह दुनिया बाहर नहीं कर रही, और दुनिया बाहर इसलिए नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही है कि हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। आज महंगाई आप देख लें, आज गुर्बत आप देख लें, आज मसाइल लोगों के देख लें। वो मसाइल उजागर करने के लिए जब अपोजिशन जाएगी, लोग उसका साथ देंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने बुखलाहट का मुजाहरा किया है, हुकूमत ने अपनी नाकामी आज जाहिर की है, अपनी कमजोरी अब जाहिर की है, कर भी कुछ नहीं सके और बदनामी भी अपने सर ले लिया है। ये हुकूमतें उस वक्त करती हैं जब उनके आखिरी दिन होते हैं, और जब वो गिरने वाली होती है तो ऐसी हरकतें करती हैं। ठीक ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अंदलीब साहिबा, आपका जो जवाब है हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। मौलाना फजल रहमान ने तो कह दिया है मुल्क भर में मुजाहरे होंगे आपकी सरकार के खिलाफ। दूसरा, अभी निज़ामी साहब ने एक बात की थी, पहले आप लेतो लाल से काम लेते रहे, फिर बाद में कहा जी रुकावटें हटाई जा रही हैं और लोगों को रोका नहीं जाएगा। ये जो चेंज ऑफ हार्ट था, ये क्या किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था? आप तक कोई पैगाम पहुँचा कि लेट देम डू, इसलिए हुकूमत भी पीछे हट गई? देखिए, ये आज तो इनका भांडा फूट गया कंप्लीट। मतलब आप देखें कि ये लोगों को यरगमाल बना के अपनी फैमिलियों को बचाना चाहते हैं। आप मरियम का जलसा देख लें, मरियम की तकरीर देख लें, तो शी इज़ अ कंपल्सिव लायर। झूठ बोलने से बाज नहीं आती। वो फिर वही लगी हुई थी कि मेरी वालदा का मुझे बताया नहीं। भाई, आपकी हिना परवेज भट्ट ने उसी वक्त वो आप सारी चैनल्स दिखाते रहे हैं कि जी आप उनकी वालदा फौत हो गई है, और वो वही हैं, उनको उनके मोबाइल पे जैमर नहीं है, बाकी किसी के फेसबुक पे लाइव दिखाया जा सकता, आपके कैसे मोबाइल पे जैमर आ गया? जो वो प्रूफ गया, सबने दिखा भी दिया, फिर भी आज झूठ बोला। और दूसरी बात, सारी तकरीर क्या थी? मैं, मेरे अब्बू, मेरी दादी, मैं, मेरे अब्बू, मेरी दादी, और उसमें तीसरा पॉइंट क्या था कि ये दो बंदे बहुत बुरे हैं। मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ आपको कि नहीं अंदलीब साहिबा, ये उसके सब्सटेंस पे तो आते हैं ना मरियम साहिबा के, जो हम कह रहे हैं कि पहले हुकूमत लेतो लाल से काम लेती रही, फिर ऑल ऑफ सडन कहा जी हम रुकावटें भी हटा रहे हैं, उधर इंतजामात भी मुकम्मल नहीं थे उनके। ये क्या था? ये फैसला जो बदला है, ये इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे इस फैसले को बदलने में? अगर आप मुझे पूरा बात नहीं करने देंगे ना, तो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं आपको शुरू में कह रही हूँ कि भांडा फूट गया, क्योंकि कैसे इन्होंने आवाम को यरगमाल बनाना था। ठीक है, अब हम कोशिश कर रहे थे कि ये जलसा ना हो, क्यों ना हो। पेशावर में जलसा किया, हमने शोर मचाया, 20% पेशावर में जलसे के बाद, ये तो फिगर्स हैं, कोरोना बढ़ गया। उसके बाद आप देखें, आज जो है पाकिस्तान की सेकेंड वेव की सबसे हाईएस्ट पॉजिटिविटी है 8.5%, और मुल्तान के अंदर आपको पता है कि पॉजिटिविटी क्या है, कितने दिनों से रोना रो रहे हैं। तो ये हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये जलसा ना हो। किस लिए? पहले जलसे तो हमने होने दिए, ये कोरोना की वजह से। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे थे कि लोगों की जान माल बचाएं। लेकिन जब इन्होंने वहां गुंडागर्दी की, लोगों को ह्यूमन शील्ड बना के अपने साथ ले गए, और मरियम कह रही है जी 50 रुपए का ताला तोड़ा तो उसको जेल कर दिया। हुकूमत की चीजें जब आप जाते हैं बैंकों में डाके मारते हैं, 50 रुपए का ताला ही होता है। ताला तोड़ना और गेट तोड़ना इनके नजदीक जुर्म ही नहीं है। तो जब ऐसे, उसके बाद मौलाना ने क्या थ्रेट की? मौलाना ने कहा कि फिर मैं लाठियों से और मेरे डंडा बरदार फोर्स आ जाएगी। तो ये पूरी तैयारी करके आए हुए थे कि 4, 5, 6 बंदे मर भी जाएं। खास मौलाना की कल की स्टेटमेंट है कि मरते हैं तो मरे, कोई बात नहीं, ये कॉज के लिए मरेंगे। जब इन्होंने ये कहा कि कॉज के लिए मरेगी अवाम
और ये कहा कि मैं डंडे बरदार अपनी फौज लेके आऊंगी। जी तब ठीक हमने ये है, decide ठीक है। किया, ये तो मार देंगे अपने अब्बू को बचाने, अपनी दादी को बचाने, अपने अवाम आप के को मफाद बचाने। के लिए हुकूमत ने दूसरे मानों में घुटने टेके या सरेंडर किया। अंदलीब साहिबा की बात निजामी साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अभी की। पेट गिरा रहे थे ये जो जी, ठीक है। सारे उसके हैं, तो उसने मैंने पूरी बात नहीं की। आसफा ने क्या किया, मैं मेरी अम्मी। अब अंदलीब साहिबा आपकी तरफ आते हैं, अंदलीब साहिबा आपकी तरफ आते हैं, आसफा वाली बात भी करते हैं। ज़रा एक और मामला है उस पर बात करनी है निज़ामी साहब। अफसोसनाक भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और क्या कहा जा सकता है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने किया थोड़ी देर पहले एक रीट्वीट किया कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब, वो इंतकाल कर गए। तो उसके बाद जो है वो चैनल्स ने उसको ऑन एयर कर दिया, वो ये ख़बर दे दी सदर पाकिस्तान के ट्वीट के बाद। और थोड़ी देर बाद सदर पाकिस्तान ने फिर ट्वीट किया कि उनके जो साहबजादे हैं मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब से उनसे बात हुई है। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन वो माशाल्लाह अभी हयात हैं। अब सवाल ये है कि आप प्रेसिडेंट की जानिब से जब आप ट्वीट करते हैं तो क्या उससे पहले जो आपके साथ बाकी स्टाफ है, बाकी लोग हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन उसको रिफ़ाइन नहीं किया जाता? देखिए, ये नालायकी की इंतहा है। इससे ज़्यादा लेवल क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक साबिक वज़ीर आज़म के बारे में बाकायदा ऐलान कर रहे हैं उनका इंतकाल हो गया, बल्कि उस टाइम पे जब वो बाकायदे हयात है। अब मैं तो इस पर सवाए काफ़ी अफसोस बदलने करेगा और क्या कह सकता हूँ कि जो इस हुकूमत की एहलियत का मयार है, आप इससे अंदाज़ा कर रहे हैं कि जो इस मुल्क का आला तरीन ओहदेदार है, पैटर्न इन चीफ है, आईनी कानूनी पैटर्न इन चीफ है, चीफ है, उसका यह हाल है कि वो ये नहीं मुतय्यन कर सका कि आया ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जिंदा हैं या फौत हो गए। तो इस पे तो स्वयं जो ओवरऑल इनकी कॉम्पिटेंस है पीटीआई की, उस पर काफ़ी अफसोस ही बोला जा सकता है। लेकिन आज की जो सबसे अहम खबर है ना, जो जलसा जो है उसके हवाले से, वो मोहतरमा आसिया भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की छोटी बेटी जो है रासिब ज़रदारी, उनकी सियासत में रूनुमाई और लॉन्चिंग है। और मेरे ख्याल से बड़ा इम्प्रेसिव उनका अंदाज था, गुफ्तगू थी, अगर ये मुख्तसर थी। लेकिन अब देखें, ये एक पॉलिटिक्स के अंदर यंगर जनरेशन का आया और है। अब मसलन बिलावल भुट्टो हैं जिनका पहले तो आपको याद होगा कि उनके लहजे के लिहाज से और अंदाज से उनके मुखालफीन है ख़ास तौर पे उनका मजाक उड़ाते रहे। और बिलाखिर उन्होंने अपनी एहलियत से साबित कर दिया कि ये प्रोग्रेसिव सीरियस इंटेंशनड यंग मैन, बिल्कुल ठीक है, वो सियासत में आ गए। और अब उसके बाद आसिफ भुट्टो आ गई, जबकि बख्तावर जो है उन्होंने लगता है अपना घरेलू ज़िंदगी गुजारने का पॉलिटिक्स से खुद को कॉर्नर किया एक तरह से। तो ठीक है निज़ाम साहब, इस पर दूसरी तरफ नहीं अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ की बेटी वही जानशीन के तौर पे उभरी हैं, शहबाज शरीफ नहीं, ठीक है जी। और उधर भी एक तब्दीली आ गई है। और मियाँ शहबाज शरीफ के बेटों के तो ऑलरेडी हमजा जो है वो पॉलिटिक्स में। तो ये एक द पास द मेंटल हैज़ बीन पास टू अ न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस। अगरचे ये आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिशियंस वही हैं जो हेरिडिटरी है, बिल्कुल ठीक, इनहेरिटेड पॉलिटिक्स है। हाँ, लेकिन अब ये अपने इनकी तो आपस में भी कंपटीशन होगी ना कि अब देखें कौन ज़्यादा आगे निकलता है दोनों में। अब्बासी साहब से निज़ामी साहब यही जान लेते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आज का जो क्राउड था वो पीपल्स पार्टी के नाम था और ये चैलेंज हुकूमत से ज़्यादा नून लीग के लिए पंजाब में। अब्बासी साहब देखिए जी, आज उनका जुम्बे तहसीन था, इसमें कोई शक नहीं कि वो होश थे। अब लाहौर का जलसा होगा तो हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमारा भी हिस्सा होगा, बाकी जमातों का भी होगा। इस वक्त ये नुकसान और फायदे में हम नहीं पढ़ रहे, हम ये नहीं देख रहे कि किसको सियासी फायदा है। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में मुश्किलात हैं, हमारा सिर्फ जो मुल्क में इस वक्त है, पाकिस्तान की आवाम जिस मसले से तंग है, जो पाकिस्तान को बंद गली की तरफ ले जाया जा रहा है, बल्कि ऑलरेडी वहां पहुंच गए
कि अगर अभी भी हम ना उठे और अभी भी हमने इसी जान न छुड़ाई तो कोई ऐसी बंद गली में पहुंच जाएंगे कि फिर सारे मिलकर भी इसको नहीं निकाल सकेंगे। इस वक्त बचाना पाकिस्तान की आवाम को है, पाकिस्तान के लोगों को बचाना है, पाकिस्तान की जो गिरती हुई इकानमी है इसको सहारा देना है, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत तेजी से गुर्बत फैल रही है इसको रोकना है, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत तेजी से बेरोजगारी फैल रही है उसको रोकना है। उसके लिए सारे मिलकर हम जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात जब सियासी मैदान लगेगा, इंतखाब का मैदान आएगा, जाहिर है हम सारे सियासी जमातें हैं, हमने अपने अपने एजेंडे पे इंतखाब लड़ना है, उस वक्त जरूर हम अपने अपने पार्टीज की भी बात करेंगे, इंतखाब की भी बात करेंगे, उस वक्त हम वहां फैसला करेंगे कि हमने किसके साथ जाना है। लेकिन आज पीडीएम के जो प्लेटफॉर्म है उससे हम मुतफिक हैं सारे कि हमने मुतफिका तौर पर पूरी कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के लोग जिन मुश्किलात में हैं, पाकिस्तान के लोगों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए, पाकिस्तान पे जो बहुत तेजी से जी ठीक है बासी साहब, जी ठीक, आप फैल रही है और गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो इज्जत के साथ नहीं खा रहा। ठीक है बासी साहब, ठीक है बासी निजामी साहब, वापस लाना है उसको। मोहतरमा अंदलीब अब्बास, ये बताइए कि ये तो रूनुमाई भी हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो कैसे देखती है ये इस सूरत हाल को कि सुबह कुछ फैसला होता है, शाम को उसको बदल दिया जाता है, ये किस तरह आप अपने फैसले कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये मैंने आज कहा कि ये इनकी पोल खुल गया है। ये मुझे बताएं, मैं तो मतलब ठीक है मैं कोई इतनी वो शायद इतनी तजर्बागार नहीं हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मेरा तजर्बा है, कभी ये हुआ है कि एक वसीयत के साथ, वसीयत में लिखा जाए, किसी जमहूरियत में ये हुआ है कि वसीयत में लिखें कि भाई ये मेरे खामंद की पार्टी है, और फिर मेरा खामंद कहे कि जी ये 19 साला हमारे टीनेजर बेटे की चेयरमैनशिप है, और फिर जब वो बेटा बीमार हो जाए तो फिर वो कहें जी मेरी बहन, तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा खामंद, ये तो किसी तरह की जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी में भी और पीएमएलएन में भी खवातीन भी और मर्द भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जो आज ये एग्जीबिशन थी जिसके ऊपर खान साहब ने पहले कहा था कि सारी उम्र हम गुलाम रहे इनके, हमारे बच्चे इनके बच्चों के गुलाम रहेंगे, उन्होंने आज वो पूरा कर दिखाया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो, ये खानदान की है, तो मैं कहती हूँ बादशाहत क्या, ये तो किसी जमहूरियत का एक मजाक है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इसके ऊपर के जी आप ये जमहूरी पार्टी हैं जिनके खातिर ये निकले हुए हैं, जमहूरियत की खातिर निकले हुए हैं, जमहूरियत की खातिर निकले हुए हैं, ये जमहूरियत है? मुझे बताएं किस किस्म की ये जमहूरियत है? नंबर 1। नंबर 2, हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी का होता है कि आपकी स्ट्रेटजी अडेप्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर अवाम के ऊपर थ्रेट आई है और वो थ्रेट आई है डंडा बरदार लोगों से, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कुछ लोग मर भी जाए अवाम के तो ये कुर्बानी है, कोई बात नहीं, कॉज के लिए है। जी जी जी, इसका मतलब आप अवाम को बचाने के लिए इनको 1 घंटा घर में खड़े होके, जिसमें एक यूसी के हमने जलसे किए हुए, यूसी के जलसे किए हुए, आप इतनी छोटी छोटी बात गलियां हैं, वहां खड़े होके आप कहेंगे जी हाँ ठीक है, जितने लोग बाहर थे उतने तो कंटेनर के ऊपर थे। अब हाजी साहब आप भी यही सोचते हैं कि ये जो मौरूसी सियासत है इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये लोग जो हैं ये बिकॉज इन सोना का चमचा लेके पैदा हुए हैं ये सियासत में आ गए, या ये महज इत्तेफाक है और उन्होंने अपनी को काबिलियत से भी अपनी जगह बनाई है या बना रहे हैं? देखिए निजामी साहब, हर आदमी को हर एक को हक है। अंदलीब साहब आप मेहरबानी करके बात करने दे, सवाल मुझसे किया गया था, मेहरबानी करके। चीज कह रही हूँ, they have not worked for a day। ठीक है, ये ऊपर से आए हैं। ठीक है जी ये बासी साहब, जी ये बासी साहब, एक तो ये है कि हम पीटीआई के एलिगेशन का उसका शायद इस तरह मुकाबला मैं तो बिल्कुल ही ना कर सकूं जिस तरह वो कहते हैं। निजामी साहब आपसे ज्यादा कोई वाकिफ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वही सियासत कर सकता है उसी के है जिसके साथ अवाम उठेगी। अगर भट्टो साहब के बाद मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहब आई थी, वो बड़ी पॉपुलर थी,
पाकिस्तान की अवाम उनके लिए खड़े हुए थे, पाकिस्तान की अवाम ने उनके साथ चले हैं। इस तरह अगर आज मरियम नवाज साहब आई हैं, अगर आज आसमा भट्टो साहब आई हैं, उन्हें अपना खुद मकाम बनाना है और पाकिस्तान की अवाम में जब जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम देखेंगे, पाकिस्तान के लोग देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के लोग उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लोग उनको अपना लीडर मान रहे हैं। ये इख्तियार ना मेरा पास है, ना दिलीप साहब के पास है, ना हमें इस तरह के ताने देने चाहिए। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम को करना है कि वो अपना लीडर किसको मुंतखब करते हैं। अगर पाकिस्तान की अवाम कल किसी को रिजेक्ट कर दें और उसे कहें कि हम नहीं करते, ये उनका इख्तियार है। लेकिन अगर हम खुद आज बैठ कर कहें, ताने दें कि फलां क्यों है, फलां को होना चाहिए, ये इख्तियार हमें किसने दिया है? आईने पाकिस्तान ने हमें दिया है, ये इख्तियार अवाम का है। आपकी बात में सिर्फ ये इजाफा करना चाहता हूँ कि ठीक है, ये मरूसी सियासत की जरिए आया पॉलिटिक्स में, लेकिन ये अपने आप को अवाम के सामने पेश करते हैं और अवाम इनको इलेक्ट करती है। और मतलब आपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मिसाल दी, उस खातून ने किसी भी ऐसे सियासतदान चंद को छोड़ के कोई कम कुर्बानी दी है, पाकिस्तान की कम खिदमत की, तो मैं इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो बेटी थी, उसको ये नहीं करना चाहिए था। जी अब्बासी साहब जी मुझसे पूछा है जी? जी जी अब्बासी साहब जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपसे ये बिल्कुल मैंने इसी उस टॉपिक पे अपना आर्गुमेंट बिल्ड किया था कि ये काबिलियत की बात है। ये बात है कि अगर बेनजीर भुट्टो साहबा ने जिस तरह न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान का इज्जत जो है उन्होंने इजाफा किया है, वो पाकिस्तान की पहली दुनिया की मुसलमान ममालिक की वज़ीर आज़म बनी है, उनकी कुर्बानियां आप देख लें, उनकी कारकर्दगी आप देख लें। और अगर आज कोई नया लीडर आता है, किसी फैमिली से आता है, तो ये फैसला मेहरबानी करके सियासी जमातों ने या आवाम ने करना है, ये अख्तियार उनको देना चाहिए। किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता कि कल आप लीडर होंगे। लीडर के अंदर खुद बिल्ट होती है, जो निजामी साहब आप जानते हैं, वो ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो कनेक्ट करता है आवाम के साथ। वो आवाम में जाता है तो आवाम खुद रिस्पॉन्ड करती है कि वो देखती है कि वो हमारा लीडर है, और इस तरह वो चीजें आगे लेके जाती है। इनको कहें कि हमारी लीडरशिप को मेहरबानी करके क्रिटिसाइज करने के बजाय आप अपने रवैये देखें। जिस मुल्क का सदर पाकिस्तान एक ऐसी खबर जारी कर दे, मैं समझता हूं कि वहां आज के बाद क्या इनकी अहमियत रह गई है, क्या ठीक है। अच्छा भाई साहब आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। दिलीप साहिबा आपसे सवाल ये, आपने कहा कि जो घंटाघर चौक है वहाँ पे आप यूनियन काउंसिल लेवल के जलसे करती रही हैं, मानने वाली बात है। देखिए जलसा जैसे भी हुआ दरमे सुख ने कर लिया पीडीएम ने, लेकिन जो बेहंगम क्राउड था और वहाँ सिक्योरिटी मेजरमेंट करना कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ये बहुत हाई रिस्क जलसा था दूसरे मानों में। तो इससे पहले ये जो पीडीएम के लोग हैं, इनको इंगेज करने की, इनसे बात करने की हुकूमत ने कोई कोशिश की, या इनको कन्वे करने की कि कोविड ही है इसी को मान लें? क्या हुकूमत ने इस जलसे को सियासी तौर पे रोकने की कहीं कोशिश की है? देखिए, आप ये अपने न्यूज़ बुलेटिन में बताते रहे कि स्पीकर ने इनको दावत दी जब कोरोना ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। दैट इज़ द कमेटी जहां सारी पार्टीज रिप्रेजेंट होती हैं। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बुलाया, लेकिन दे रिफ्यूज टू कम। और मरियम ने हर जलसे में कहा कि जी हम इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इनको लाने वालों से है। आज उन्होंने कहा जी 2 बंदों से है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी रगड़ा। उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि वो उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस भी थे उस पैनल में, और कि आपने इमरान खान को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया, वो कहाँ से सादिक है। जबकि इमरान खान ने 60 डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इमरान खान बाहर से पैसा पाकिस्तान में लाया था, ये यहाँ का पैसा बाहर लेके बाहर इन्होंने फ्लैट बनाए थे उस पे भी। और इमरान खान कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं था तब, उसके बावजूद उसने 60 डॉक्यूमेंट दिए। 1980 वाली बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखा दी जो बैंक बंद हो चुके थे, उसके बावजूद दिखा दी इन्होंने कतरी खत दिखाया और आज जवाब नहीं दिया। मोहतरमा ये बताएं कि ये तो ठीक है, मान लिया कि आपके मुताबिक सबसे चोर जो है वो अपोजिशन के लोग हैं, जरदारी साहब हों, शरीफों, ये लोग, लेकिन इसके अलावा भी तो कोई बात होगी ना जो इस मुल्क के चलाने के लिए ज़रूरी है। मसलन ये कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अकल की बात की है और नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दी है उन्होंने। जी नेशनल डायलॉग, और शेख रशीद ने भी उनकी बात को अप्रिशिएट इंडोर्स किया। तो ये कोई नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है या नहीं? आप यही कहते रहेंगे
कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको NRO नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये चोर हैं, ये चक्के हैं, या कोई मुस्बत बात भी होगी इस मुल्क को आगे चलाने के लिए? देखिए, इससे ज़्यादा निज़ामी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर खान साहब ने कहा कि मैं हर किस्म का डायलॉग करने को तैयार हूँ, मैं हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, सवाए करप्शन के। अब मसला ये है कि ये सारा सबको, हम तो कहते हैं आवाम को नजर आ गया। आज भी क्या बात हुई, मेरा अब्बू, मैं, मेरी दादी, वो अपने मतलब जो इन्होंने अब्बू बचाओ और चाचा बचाओ ये तहरीकें की हुई है, मुझे बताएं इन्होंने अवाम की क्या बात की? इन्होंने अवाम की कोई बात नहीं की। आज मैं तुम्हें समझ लूंगी, तुम फलाने हो, तुम ढींगरे हो, ये है वो जो दो बंदे हैं, वो ये है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको वो छुपा रहा है मुंह, वो जो जज था, ये बातें इन्होंने की। मुझे बताएं क्या बात की इन्होंने अवाम की कि जी वो चीनी महंगी, चीनी ये देखें, चीनी इनके दौर में मैं लेके आई हूँ 130 रुपए, ये देखें, और आज चीनी 15 रुपए नीचे आई पिछले हफ्ते, ये भी आई है न्यूज, 15 रुपए चीनी नीचे आई है। ये चेक करें जरा, ये मैं आपको ये दिखाती हूँ। 2016 में ब्लूमबर्ग कह रहे हैं 500,000 जॉब्स लॉस्ट इन टेक्सटाइल एज इट क्लोजेस डाउन इन फैसलाबाद। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये ब्लूमबर्ग का है। 7 में 2020 में कहा जा रहा है 2 लाख मजदूरों की जरूरत है इस वक्त टेक्सटाइल में। ये है। अब मसला क्या है, इनको पता महीना और गुजरा तो ये सारे इन्फ्लेशन भी नीचे आ जानी है और इनके केसेस सेक्रेटरीट में खुले, इन्होंने पकड़े जाना है, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी पहले ही ऊपर जा रही है। अब इनके पास एक ही हल है कि ये कोरोना कराएं और ये अपना इस तरह कोई किसी ना किसी तरह अवाम को यरगमाल बना के कोई इस तरह की हालात पैदा करें कि फिर इनका कोई चांस निकले। सिर्फ ये मसला है कि इनके पास टाइम थोड़ा रह गया है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है अंदलीब साहिबा आपका पॉइंट आ गया। अब्बासी साहब ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा है, नून लीग होस्ट है, कोविड के हालात संगीन हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं, क्या PDM नजरसानी करेगी कि हम कुछ अपने प्रोग्राम को कुछ मुअत्तल कर दें? एक मुख्तसर सा कमेंट ये करूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सीरियस होते किसी मामले पे, वो आप पुलवामा से लेकर आज दिन तक देखें, उन्होंने कभी भी कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया है। ना वो पार्लियामेंट का इजलास होना देते हैं, ना वो पार्लियामेंट में आते हैं, ना उन्होंने कभी लीडरशिप को एंगेज किया है, ना उन्होंने आज तक बिहेव किया है कि उस मुल्क के वज़ीर आज़म है वो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी का जो उनकी अपनी ड्राइव उसे जारी रखें। वो कोई नारो ना देने की पोजीशन में, ना उनको देना चाहिए, लेकिन बड़े नेशनल इशू में उनको चाहिए कि वो लीडरशिप के साथ बैठे। आपको पता है कि जब पिछली दफा कोरोना का मामला हुआ है, सारी लीडरशिप गई है, बिलावल भुट्टो साहब गए, खुद शहबाज शरीफ साहब गए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी बात करके उठ के चले गए। अगर आपने मुल्क को इस तरह चलाना है, अगर आप इस तरह लीडरशिप को ट्रीट कर रहे हैं, फिर आप मुल्क को कोई कंसेंसस नहीं पैदा होने नहीं देंगे तो किस तरह आप चीजों का मुकाबला करेंगे? ठीक है अब्बासी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अब्बास साहिबा आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे 53 साल हो गए, रोटी कपड़ा और मकान का नारा शर्मिंदा का ख्वाब इवन और नारा भी ये शर्मिंदा ताबीर क्यों ना हो सका। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्तान में जो जलसा था, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस 53 साल हो गए। आसिफ भुट्टो की आज एक तरह से रूनुमाई हुई है। ये बता दिया है पीपल्स पार्टी ने निज़ामी साहब के बिलावल भुट्टो के बाद जो नेक्स्ट लीडरशिप है या उनकी मौजूदगी में भी आसिफ भुट्टो एक फ़ाल सियासी लीडर के तौर पर पीपल्स पार्टी में सामने आएंगी। आपने पीपल्स पार्टी को बनते देखा, 53 साल गुजर गए। सबसे जो अव्वलीन जो पीपल्स पार्टी का मंशूर था, ताकत का सरचश्मा अवाम हैं और सोशलिज़म हमारी मईशत है, चलते चलते फिर जो मकबूल तरीन नारा बना वो रोटी कपड़ा और मकान था कि पाकिस्तान के अवाम को देंगे। वो रहा ये था, रोटी कपड़ा हर और मकान हर शहरी का बुनियादी हक बुनियादी हक है। हर शख्स मांग रहा है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन इससे भी बढ़ के मैं आपको बात बताऊं कि जो यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का, कौन सा 1967 मैं स्टूडेंट था उस वक्त, फर्स्ट ईयर का।
मैं डॉक्टर मुबशर हसन के घर पे जहाँ यौम तसीस यहाँ बुनियाद रखी जाए, बुनियाद रखी गई, वहाँ मौजूद था मैं उस इजलास में। जी जी मैं मौजूद 30 नवंबर 1967 पीपल्स पार्टी का बानी रुकन हूँ। अच्छा, आप हैरान हो रहे हैं। मैं ये नई बात है निज़ामी साहब, हाँ अब भी हैं पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएट? तारीख तो नहीं बदल जा सकती ना। हाँ, मैं आज भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बहुत गलतियाँ की सारा कुछ, लेकिन भुट्टो से ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान शायद कायद आज़म के बाद और कोई नहीं पैदा हुआ। उसका आप इससे अंदाज़ा करें कि भुट्टो ने ये ऐसा नारा लाया कि ये किसको नहीं वो चाहिए, किसकी डिमांड नहीं है, बिलीव करता जरूरत नहीं है। कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, और मांग रहा था उस वक्त, और आज उससे भी ज़्यादा शिद्दत से मांग रहा है। असल सवाल ये है कि यौम तासीस तो हो गया, तासीस हो गई, पीपल्स पार्टी बन गई, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान जो 53 सालों में नहीं मिल सका। नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? लेकिन आप उस शख्स की विजन की दाद दें कि उसने ये भांप लिया कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है रोटी कपड़ा और मकान। ये वो ज़माना था जब इस मुल्क के जो सनतकार और जो अमीर तबका है वो गद्दार कहता था भुट्टो को, कहता है इसने पाकिस्तान तोड़ा है, और जनाब ये इन्होंने नशा लगा दिया गरीबों को कि काम नहीं करना। लेकिन अब भुट्टो का जो है ना, ये ठीक है कि उसने रोटी कपड़ा और मकान नहीं दिया। अब मैं आपको एक बात बताने लगा, भुट्टो ने लोगों को ये शऊर दिया कि आप ढोर डंगर नहीं हैं, आप इंसान हैं, आपके कुछ हकूक़ हैं और जो स्टेट को देने चाहिए। नेशनलाइजेशन हुई, उसके साथ अगरचे बहस हो सकती है कि वो डिजास्टर थी या क्या थी, लेकिन मसलन यूनियन बनाने का हक वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, मजदूरों के हुकूक की जंग वहाँ से शुरू होती है। ये चीज़ें जो है ये पाकिस्तान में कहाँ थी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब देखें, मजदूर किसी का नाम लेना जो है, जी जी, ये नहीं कि आज बड़े मजदूर बड़े अच्छे हैं, आज उससे बुरी हालत है मजदूरों की, उनके हकूक मारे जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन जिस शख्स ने इस इनकलाब को किया, चाहे वो रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सका, लेकिन उन्होंने एक शऊर आ गया कौम में कि रोटी कपड़ा और मकान हमारा हक है। नहीं, अब निज़ामी साहब अगर दूसरी तरह देखें तो ये नारा कन्वर्ट भी हुआ जमहूरियत और गैर जमहूरियत में भी। वो तो आज जमहूरियत हमारी, जिस पे अब राज नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, वो भी खुद को बहुत ज़्यादा जमहूरी कह रहे हैं। अब लेकिन आज बात बड़ी अजीब लगती है मुझे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का हनीमून संगम है, यानी आज कहा जा रहा है कि जनाब एक दूसरे की तारीफ़ें की जा रही हैं, और जैसे ये एक पेज पे है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नवाज शरीफ भुट्टो, नवाज शरीफ जो है वो भुट्टो की नफरत की पैदावार है। बुग़्ज़ भुट्टो में नवाज शरीफ का सियासी जन्म हुआ। ना सिर्फ ये, बल्कि आज ये देखिए ना, सियासत में ही होता है कि जो है दुश्मन भी जो है ना उसको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन गद्दार को नहीं किया जाता। हाँ, नवाज शरीफ भुट्टो ने इतनी बड़ी गद्दारी की इस सोच के साथ कि इस मुल्क में पीपल्स पार्टी का कला कमा करना, यही उसका नवाज शरीफ का बहुत बड़ा कसूर है कि वो एक एंटी भुट्टो पॉलिटिशियन से पीपल्स पार्टी का कला कमा करना नवाज शरीफ का मकसद था। लेकिन नवाज शरीफ ने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, नवाज शरीफ के साथ वही तो पेश आया ना। मुशर्रफ साहब आए तो नून लीग का कला कमा हुआ, 12-14 सीटों तक महदूद हुए। हाँ, फिर उसके बाद ये एहतसाब के केसेस जो जरदारी साहब मैं पे थे। आपको एक और बात है कि लाइटर साइड पर ले जाता हूँ। भुट्टो से इतनी नफरत जो है ना, वो आप जब इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे याद है कि एक बड़े बुजुर्गवार हमारे नवाब के बड़े पुराने लीडर्स, तो एक दिन वो बड़े बरम होके आए, कहने लगे ये आपने नवाब को भुट्टो का गजट बना दिया। आपको पता है नवाब ने भुट्टो को लॉन्च किया था पंजाब। ठीक है,
तो उन्होंने कहा मेरे लिए बड़ी नफ़रत अंगेज़ चीज़ है, तो मैं रोज़ नवाब खरीद पढ़ने से पहले उसमें से भुट्टो की तस्वीरें काट के अलग रख के फिर पढ़ता हूँ। इस तरह के लोगों में ये नवाब वक्त के एडिटर थे, इस हद तक लोगों में नफरत पैदा हो गई थी भुट्टो के खिलाफ। ये जो ये बात की नवाब वक्त के एडिटर नहीं थे, ये तो एक सीनियर कारी थे। अच्छा, सीनियर कारी थे, एक कारी का ये कहना, ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, पीडीएम ने आज का जलसा तो कर दिया है, अब 13 दिसंबर के जलसे के लिए भी ये तैयार है और उससे बढ़ के जुमे और इतवार को मुजाहरे होंगे। मौलाना ने ये भी कह दिया है। पता नहीं अवाम का SOPs पे अमल दरामद को लेके तो लगता नहीं है कि वो कोविड को कोई सीरियस ले रहा है, बट ये एक हकीकत है। जिम्मेदारी क्या बनती है इस वक्त हुकूमत पे भी, ऑपोजिशन? देखिए जी, मौलाना ने तो छोड़ना नहीं है इनको, ये बात याद रखें आप। और ये सिलसिला जो है लाइम्तनाई है। आज 2 दिन की कॉल दी है, कल कुछ और कर देंगे, कभी कोई लॉन्ग मार्च हो जाएगी, कभी स्लो मार्च हो जाएगी, इन्होंने छोड़ना नहीं है और आवाम के मसाइल भी बढ़ते जाएंगे। तो बिल आखिर जो आज शहबाज शरीफ ने बात की है ना, ग्रैंड डायलॉग या क्या नाम है, नेशनल डायलॉग, नेशनल डायलॉग, अगर इमरान खान ने इस मुल्क पे हुकूमत करनी है और चैन से करनी है, उन्हें डायलॉग करके कोई बकाव अबामी कायम करना पड़ेगा। इस तरह मुल्क नहीं चला जा करते जिन खान से खान और खान साहब की टीम क्या, शहबाज गिल, अगर आपने मुकाबला करना है ऑपोजिशन का तो मौलाना हो गया, मरियम तैयार हो गई हैं और लोग, इनके पास तो कोई मुकर्रर नहीं है। आप बताएं मुझे ज़रा नाम लें 5 ऐसे आदमियों का जो वाकई बड़े नाबेहार रोज़गार किस्म के। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब। खामोशी है ज़बान मेरी, दोस्त है मेरे। नहीं, वो तो ये है कि हाँ, ये खामोशी है, ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है तेरी। में प्रॉब्लम ये है, ये नहीं है, ये अच्छे और फ़ाल सियासतदान हैं और उभरे भी हैं, ठीक, लेकिन असद उमर साहब आज भी वो बौद्धी तकरीर कर रहे थे जिसका ना सिर ना पैर था। और शाह महमूद, परवेज़ खटक साहब सबसे ऊपर इनको अगर सियासी बसीरत की बात करें, शाह महमूद कुरैशी साहब भी देखे ना, लेकिन उन्होंने भी कोक से जन्म लिया, मियाँ नवाज शरीफ के साथ एसोसिएट, और फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। इस पार्टी में तो ये तो एक बाज पार्टी है PTI, इससे कोई टैलेंट नहीं उभरा। बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।